वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2019 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 18 की। यह प्रश्न है, क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट करिए। 250 शब्द और 15 अंक के इस प्रश्न में इसकी जो विशेषता है वो ये है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में एक लघु भारत बसता है, यानी भारत के हर हिस्से में वास्तव में एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किसी न किसी तरह से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यानी हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। इनको उदाहरणों के साथ स्पष्ट करना है या ध्यान रखना है। आपको इन सब के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे और इसी परिप्रेक्ष्य में आप इस प्रश्न को लिखेंगे, उसको इस सविस्तार स्पष्ट करेंगे। मूल्यांकन नहीं करना है, विश्लेषण नहीं करना है, स्पष्ट कर देना है। यानी आपको जस्ट सच तस आपको उदाहरणों के साथ उन चीज़ों को रख देना है। निश्चय ही इसकी शुरुआत जो है वो इस तरह से हो सकती है। मेरे अनुसार भारत विभिन्न संस्कृतियों के समुच्चय के साथ साथ उनकी विभिन्नताओं को भी संरक्षित करता है। यानी भारत में जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उनको तो रखता ही रखता है अपने साथ। उन संस्कृतियों में जो अलग अलग भिन्नताएं हैं, जो उसमें भिन्नताएं हैं, वह भी किसी न किसी तरह से संरक्षित होती हैं। दरअसल इस तरह की शुरुआत आपके प्रश्न को एक बेहतर शुरुआत देती है और आप इससे भी बेहतर शुरुआत लिख सकते हैं, कर सकते हैं। और निश्चित रूप से यह मेरी समझदारी है, मैं उसके अनुसार मैंने लिखा है कि भारत विभिन्न संस्कृतियों का समुच्चय है दरअसल, और जिसमें उसकी एक रूपता भी संरक्षित है और उन संस्कृतियों की विभिन्नता भी संरक्षित है। यही नहीं, यहाँ संस्कृतियाँ आपस में मिलकर एक साझा संस्कृति का निर्माण करती हैं। इसमें हमारे धर्म, रीति रिवाज, संगीत, भाषाएं, वस्त्र विन्यास, खान पान आदि ये भी हमारे सांस्कृतिक तत्व हैं, वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करते हैं। प्राचीन काल से जो चली आ रही हमारी सांस्कृतिक पहलकदमियां हैं और विभिन्न संस्कृतियों के बीच जो विभिन्नता है, उनके बीच जो समरूपता है, और इन सारी विभिन्नताओं और समरूपताओं का जो संगम तैयार होता है, वह भारतीय संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसके साथ आप इसमें लिख सकते हैं कि हमारे करीब सभी क्षेत्र के पर्व और रीति रिवाज किसी न किसी तरह से कृषि पर आधारित हैं, जिसमें होली है, दिवाली है, ओणम है, बिहू है, लोहड़ी है, छठ पूजा है। ये सारे जो पर्व हैं वह अपने अंतर्वस्तु में एक ही हैं, एक ही तरह के हैं, लेकिन इनका अखिल भारतीय स्वरूप है। यानी हर क्षेत्र में इन पर्वों को आप पूरे भारत में विभिन्न इलाकों में इन पर्वों को मानने वाले लोगों के द्वारा मनाते हुए देखते होंगे। और यह व्यापक रूप से हमारे कृषि क्षेत्र से संबंधित पर्व हैं। चूँकि भारत कृषि प्रधान देश रहा है अपनी परंपरा में, निश्चित रूप से कृषि ने भारतीय सामाजिक जीवन, उसके सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया है। तो इसलिए उसके जो रीति रिवाज हैं, उसकी जो परंपराएं हैं, उसके जो त्यौहार हैं, उनमें कहीं ना कहीं कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से उन पर्वों को जाना जाता है, लेकिन उन पर्वों का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, वो एक ही तरह का है। कहीं वो होली है, कहीं दिवाली है, कहीं ओणम है, बिहू है, लोहड़ी है, छठ पूजा के नाम से, या कहीं अन्य नामों से जानी जाती है। इसके अलावा जो भारत में इस्लाम या ईसाईयत या यहूदी या इन तरह के तमाम अन्य जो धर्म आए, भारत में आए, वो अपने साथ साथ अपनी संस्कृतियों के तत्व, अपने त्योहारों को भी लेके आए। और इसमें जिसमें बकरीद, ईद, क्रिसमस आदि त्यौहार जो शामिल थे, वह भी अखिल भारतीय संस्कृति का हिस्सा बने। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप जब देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि वास्तव में जो भारतीय सांस्कृतिक संकुल का जो निर्माण है, वो सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में नहीं रहा जिन क्षेत्रों से वो संस्कृतियां अपने आप को अपना प्रतिनिधित्व करती थीं, बल्कि वो क्षेत्रों के लोग जिस तरह से भारत के अन्य हिस्सों में गए, चाहे वो अपने काम के सिलसिले में गए हों या पलायन के सिलसिले में गए हों, वो अपने साथ अपनी संस्कृतियों को लेते गए। और इसी संदर्भ में आप देखिए तो भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलुरु, जिन्हें हम महानगर कहते हैं, बड़े महानगर हैं, या फिर लखनऊ, गुवाहाटी, कोच्चि, सूरत, कानपुर जैसे जो छोटे नगर हैं, यानी
बड़े नगर हैं ये एक तरह से, लेकिन महानगरों की अपेक्षा छोटे हैं। उनके विस्तार और विकास का जो बुनियाद है उसमें लघु भारत की संकल्पना है। यानी इन महानगरों, इन बड़े नगरों में जो आबादी रहती है वह भारत के विभिन्न हिस्सों से आए हुए लोग हैं, और वहाँ पर उन्होंने रोजगार के सिलसिले में, कार्य विस्थापन के सिलसिले में उन्होंने अपने आप को वहाँ पे बसाया हुआ है, और कई लोग तो वहाँ के स्थायी निवासी के रूप में बस गए हैं। तो यह सब कुछ जो है वो दरअसल देश भर के लोगों का कार्य विस्थापन इसका सबसे बड़ा कारण है, और यह एक लघु भारत की संकल्पना आपको हर जगह देखने को मिल जाती है। इन्हीं संदर्भों में जब हम आगे बात करते हैं तो यह पाते हैं कि भारत में जो फैले हुए विभिन्न कार्यालय हैं, चाहे वो सार्वजनिक कार्यालय हों, सार्वजनिक संस्थान हो, IIT हो, IIM हो, एम्स हो, या कोई विश्वविद्यालय हो, या कोई अन्य अध्ययन संस्थान हो या महाविद्यालय हो, इन सब में जो लोग आते हैं, जो इनमें अध्ययनरत होते हैं, वह ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र विशेष के ही लोग होते हैं, बल्कि इसमें जो अध्ययन करने वाले लोग हैं वह पूरे देश से आते हैं और वहाँ पर अध्ययन करते हैं या वहाँ पर काम करते हैं सरकारी दफ्तरों या निजी दफ्तरों में। और इस तरह से वह एक हर जगह लघु भारत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो किसी न किसी तरह से उभरता है। उसमें हर क्षेत्र के लोग होते हैं, जाहिर सी बात है उनके हर क्षेत्र के सांस्कृतिक तत्व भी उसमें होते हैं, उनके त्यौहार, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं किसी न किसी तरह से इन क्षेत्रों का, इन इलाकों का, इन विश्वविद्यालयों या इन संस्थानों का हिस्सा होते हैं। यानी ये दरअसल यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अपने अपने कार्यों का, अपने अपने ध्येयों का संपादन करने के लिए आते हैं, और इसलिए यह निश्चय ही एक लघु भारत की अवधारणा के साथ काम करते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के इन सांस्कृतिक क्षेत्रों ने भाषा के आधार पर बने हुए राज्यों की राजनीतिक सीमाओं को धूमिल कर दिया है। यह आप जानते हैं कि भाषा के आधार पर हमारे राज्यों का गठन हुआ था। अधिकतर राज्य आज भी भाषा के आधार पर ही गठित हुए हैं। हालांकि बाद के दिनों में जो राज्य गठित हुए उसके पीछे उसके सांस्कृतिक, उसके आर्थिक और उसके तमाम अन्य राजनीतिक आधार भी रहे हैं, लेकिन जो व्यापक रूप से भाषा के आधार पर जो राज्यों की स्थापना हुई थी उसमें ये जो संस्थान हैं या इस तरह की गतिविधियां जो हैं या लोगों के धर्म हैं या लोगों का जो कार्य विस्थापन है, उन सारी चीज़ों ने विभिन्न जगहों पर, भारत के विभिन्न स्थानों पर, चाहे वो महानगर हो या बड़े नगर हो या फिर छोटे नगर में भी हो, वहाँ पर भारत के विभिन्न संस्कृतियों को मानने वालों का समूह वहाँ पर किसी न किसी कार्य विस्थापन या कार्य करने की क्षमता या किसी पलायन के भी चलते वहाँ पहुँचा हुआ है, और वहाँ पर वो अपने सांस्कृतिक तत्वों के साथ पहुँचा हुआ है, और इस तरह से उन संस्कृतियों का जो समुच्चय है वहाँ पर वो हर जगह एक लघु भारत की स्थिति को प्रस्तुत करता है। इसी संदर्भ में इस प्रश्न को लिखना है और यह भी समझना है कि क्या हमारे राष्ट्र में लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।